गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, गुड इवनिंग। ऑडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी, गुड इवनिंग। ऑडियो क्लियर है आप लोगों तक? ऑल राइट। गुड इवनिंग, शुभ संध्या। ठीक है। आ, अभी जैसे हम लोगों ने कुछ दिन के लिए यूट्यूब पे शिफ्ट कर दिया था क्लासेस, और थोड़ा सा उस पर प्रॉब्लम आ रहा है, इस वजह से आज फिर हम अभी कुछ क्लासेस फेसबुक पे ही करेंगे। ठीक है। वो तो आपको लिंक मिल जाएगी, अगर यूट्यूब की लिंक मिलती है तो आपको यूट्यूब ओपन कर लेना है, और फेसबुक की लिंक मिले तो आपको सिंपली फेसबुक ओपन कर लेना है। उसमें कोई इशू वाली बात तो है नहीं। ठीक है जी। तो कुछ क्वेश्चंस पहले हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस इन द सेंस रिवाइज करेंगे जो हम लोग पहले कर चुके हैं। करीब आपके 85 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं नवंबर करंट अफेयर्स के। आगे के क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे, बट बाकी जो हम लोग 85 कर चुके हैं तो पहले देख लेते हैं कितना हमारे दिमाग में गए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, उनके एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कुछ जनरल रैंडम क्वेश्चंस उठा के। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 26 है, द मणिपुर गवर्नमेंट हैज लॉन्च द गो टू विलेज 2.2 इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। बताइए। द मणिपुर गवर्नमेंट हैज लॉन्च द गो टू विलेज 2.2 इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी, ताशी दिलेक। इसका आंसर जल्दी से बताइए। मणिपुर गवर्नमेंट हैज लॉन्च द गो टू विलेज 2.2 इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, नया नहीं है, पुराना है। ठीक है, आंसर बताइए इसका। आंसर सभी मेरे पास आ नहीं रहे हैं। एनीवन? ए बी सी डी क्या आंसर देंगे? द मणिपुर गवर्नमेंट हैज लॉन्च द गो टू विलेज 2.2 इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। आंसर्स क्यों नहीं आ रहे मेरे पास अभी तक आपके? ओके, अबू नाबम का आया आईडी, बाकी लोग बताइए। अबू नाबम कह रहे हैं थोबल, बाकी लोग? ऑल राइट। हाँ जी, करेक्ट आंसर इज थोबल। ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू प्ले इन ऑस्ट्रेलियाज बिग बैश लीग विद 2018 टू 2019 चैंपियंस मेलबॉर्न रेनिगेट्स। ठीक है। जैसे इंडिया में क्या होता है, आईपीएल होता है, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में एक बिग बैश लीग एक इवेंट हो रहा है, तो उसमें 2018-19 के चैंपियन है मेलबॉर्न रेनिगेट्स। ठीक है। तो उनके साथ ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग कौन खेलेगा, कौन सा इंडियन प्लेयर था, उसका नाम आपको बताना है। उन्मुक्त चंद करेक्ट आंसर इज। ठीक है, करेक्ट आंसर इज उन्मुक्त चंद। चलिए आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
मतलब विच तो नहीं होगा, ठीक है। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन द पेरिस मास्टर्स 2021 टाइटल, इसका आंसर बताइए। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन द पेरिस मास्टर्स 2021 टाइटल? रिडील, राफेल नडाल। करेक्ट आंसर इज नोवाक जोकोविक, ठीक है। नोवाक जोकोविक फ्रॉम सर्बिया, ठीक है। तो मास्टर टाइटल एट पेरिस फ्रांस इन्होंने जीता है। देखिए जितने भी स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है उसका एक अलग से लिस्ट बनानी है, ये आपकी खुद की सेल्फ एक्सरसाइज होगी, ठीक है, स्पोर्ट्स की लिस्ट बनाने की, तो इस पे वर्कआउट करिए। चलो ये छोड़ो, आप तो बताओ। नहीं ये, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अनाउंस, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट नॉन प्रॉफिट सिटी इन द वर्ल्ड, बताइए। इसका आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट नॉन प्रॉफिट सिटी इन द वर्ल्ड? सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, यूएई। करेक्ट आंसर इज सऊदी अरेबिया। और भी हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, जैसे ये आइंस का क्वेश्चन किया था, ठीक है। Which of the following editions of the Indian Ocean Naval Symposium Conclave of Chiefs was hosted by the French Navy in Paris from November 15 to 16? क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर दीजिए। देखिए हम लोगों ने इंडियन ओशन से लगी हुई कंट्रीज के दो ग्रुपिंग्स पढ़े थे बेसिकली अभी तक। एक आइंस पढ़ा था, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, ये क्या है, इंटरनेशनल ग्रुपिंग है इंडियन ओशन से जुड़े हुए कंट्रीज का, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जितने भी कंट्रीज इसमें जुड़े हुए हैं उस कंट्री के जो नेवी चीफ्स हैं उनका एक पूरा कॉन्क्लेव होता है। तो कॉन्क्लेव ऑफ चीफ क्या है, जितने भी नेवी चीफ्स हैं इन सारी कंट्रीज के, वो सब इसमें मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे और अपना अपना क्या कहते हैं डिस्कशन करेंगे, ठीक है। होस्ट किसने करा था? फ्रेंच नेवी ने करा था, क्योंकि हर हर टेन्योर पे इनके जो चेयरमैन है वो बदलते रहते हैं, तो फॉर द टाइम बिंग इसका चेयरमैन कौन है? फ्रांस है, ठीक है। तो इसको होस्ट कौन कर रहा है? फ्रेंच नेवी ने, इन पेरिस फ्रॉम नवंबर 15 टू 16। तो आपको बताना ये कौन सा एडिशन था। तो मेजर कह रहे हैं 7, तलांग कह रहे हैं 5। हाँ, तो करेक्ट आंसर इज ये 7th एडिशन था, ठीक है। ये कौन सा एडिशन था? ये 7th एडिशन था। इसके बाद हम लोगों ने आयन से रिलेटेड काफी बातें पढ़ी थी। इसमें कौन कौन से कंट्रीज मिले, तो इसमें 24 मेंबर नेशंस हैं, ठीक है। कितने मेंबर नेशंस हैं? 24 मेंबर नेशंस हैं। ये सब हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। नेक्स्ट ये वाला बताइए, recently who among the following has inaugurated a newly revamped war memorial in Ladakh's Rezangla? ये कल की क्लास में हम पढ़ के आए हैं, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कल की ही क्लास में पढ़ के आए हैं। हाँ जी बताइए, क्वेश्चन नंबर 80, recently who among the following has inaugurated a newly revamped war memorial in Ladakh's Rezangla? हाँ जी, करेक्ट आंसर इज राजनाथ सिंह, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? राजनाथ सिंह है, ठीक है। चलिए जी, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 तक तो हम करके आ चुके थे, ठीक है। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ये किसको मिला है? ये मिला है आपका प्रकाश पादुकोण को, ठीक है। ये अपन इतना पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें कहाँ पर आना है? हमें आना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 86। इसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो आज क्वेश्चन नंबर 86 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका, which of the following cities has been declared as India's cleanest city for fifth time in a row under the Centre's Swachh Sarvekshan 2021? बताइए, which of the following cities has been declared
as India's cleanest city for 5th time in a row under the Centre Swachh Sarvekshar 2021? बताइए। इंदौर, अहमदाबाद, बेंगलुरु, नागपुर। लगातार 5वीं बार इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी निकल के आई है, वो कौन सी शहर है? करेक्ट, करेक्ट आंसर इज इंदौर। ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, मतलब स्वच्छ मतलब क्लीनलीनेस। ठीक है, क्लीनलीनेस। अगर थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऐसे समझ लीजिए, स्वच्छ मतलब क्लीनलीनेस और सर्वेक्षण मतलब सर्वे। मतलब सिटीज का सफाई का सर्वे किया गया, हाइजीन वगैरह का सर्वे किया गया। तो ये क्लीनलीनेस सर्वे 2021 जो हुआ है, तो ऐसी सिटीज जिनकी 10 लाख पॉपुलेशन है, ठीक है, सिटीज की भी कैटेगरीज बनी हुई होती हैं, तो ऐसी सिटीज जिनकी पॉपुलेशन ओवर 10 लाख है, उन सारी सिटीज में नंबर 1 पे कौन है? इंदौर है। सेकंड पे सूरत है। थर्ड पे कौन है? विजयवाड़ा है। ठीक है, इंदौर, सूरत, विजयवाड़ा, ये 3 सिटीज हैं आपका। ठीक है, अब थोड़ा सा स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करते हैं। तो ये जो सर्वे चल रहा है क्लीनलीनेस का, ये है क्या? ये हर साल पे होने वाला एक सर्वे है, जहाँ पे आप शहर की क्लीनलीनेस देखते हैं, हाइजीन देखते हैं, सैनिटेशन देखते हैं। ठीक है, और ये एक पार्ट है स्वच्छ भारत अभियान का। ठीक है, ये स्वच्छ भारत अभियान क्या हो गया आपका? एक अम्ब्रेला प्रोग्राम। अम्ब्रेला प्रोग्राम क्या होता है? जिसके अंडर डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स चल रहे हो। तो अम्ब्रेला प्रोग्राम क्या है? स्वच्छ भारत अभियान, और इसी के अंतर्गत आपका स्वच्छ सर्वेक्षण हर साल करवाया जाता है। ठीक है, पहला सर्वे कब करवाया गया था? 2016 में करवाया गया था, जिसमें 73 सिटीज कवर करी। और 2016 के बाद जो 2021 में हुआ, ये इनका 6th सर्वे था। ठीक है, तो 73 सिटीज से अब ये सर्वे बढ़ते बढ़ते कितनी सिटीज में हो रहा है? 4320 सिटीज में सर्वे हो रहा है। और अभी तक का जितने भी 6 एडिशन हुए हैं, 2016, ठीक है, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है, तो ये छठा था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो 6th एडिशन जो आपका ये सर्वे हो रहा है, पहले सर्वे में आपके 73 सिटीज से अब आपके 4320 सिटीज है। और अभी तक का ये सबसे लार्जेस्ट क्लीनलीनेस सर्वे था। तो इसकी क्या कहते हैं, जो क्रेडिबिलिटी है और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पहले सिर्फ 73 सिटीज थे, और अब आप खुद सोचो ये 5-6 साल में हमने कितने सिटीज कवर कर लिए? 4320 सिटीज। अब ये आता है कि ये सर्वे करवाता कौन है। तो ये क्वेश्चन बहुत रेगुलरली पूछा जा सकता है, इंटरव्यू वगैरह में बहुत आसान से पूछा जा सकता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण जो होता है, ये सर्वे जो होता है, ये कौन करवाता है? तो महुआ, महुआ बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसी बात पे आप मेरे को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर का नाम बताइए, कि मंत्री का नाम बताना है। महुआ के मंत्री कौन है? अभी 6th एडिशन हुआ था सर्वे का, और इसको इम्प्लीमेंट कौन करवाता? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, कंडक्ट करवाने का काम किसका है और रैंक करने का काम किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। एक मिशन है स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, तो इनको इम्प्लीमेंट कौन करवाता? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। मतलब ग्राउंड पे कौन काम करेगा? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया काम करेगा। ठीक है, तो आपको मंत्री का नाम बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मंत्री कौन है? हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। करेक्ट आंसर इज हरदीप सिंह पुरी। ठीक, मिस्टर हरदीप सिंह पुरी इज द मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। पहले ये एविएशन मिनिस्टर भी हुआ करते थे, बट एविएशन मिनिस्टर अब किसको बना दिया गया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया को बना दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी करंट में जानकारी चेंज होती रहती है, तो इन पे नजर रखा करिए। इसीलिए मैं इसकी कोई लिस्ट नहीं बनवाता हूँ मंत्रियों की, वो चेंज होती रहती है, शफल होते रहते हैं। आप एट द मोमेंट याद रखिए कि एट द मोमेंट एग्जाम से पहले कि कौन आपका कैसा क्या मंत्री है। ठीक है, एग्जाम से जस्ट पहले देखिए, बाकी कनेक्ट करते रहिए कि पहले ये मंत्री आए फिर वो मंत्री आए, तो अपने आप याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87। हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल टाइटल लाल सलाम आ नोवेल? ठीक है, लाल सलाम एक नोवेल के ऑथर का नाम बताना है आपको। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि ऐसी किताबें जो कुछ पॉलिटिकल पर्संस लिखते हैं, या अगर किसी पॉलिटिकल पर्सन पे जो किताब लिखी जाती है, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है रिगार्डिंग योर एग्जाम्स। ठीक है, तो आपको इसमें बताना लाल सलाम अनोवल एक मिनिस्टर ने लिखी है ये, तो इसके ऑथर कौन है बताइए।
ठीक है, सबको पार्टिसिपेट करना है, सबको आंसर्स बताने हैं, ठीक है। जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही आपको ये कनेक्ट करेंगे चीजें। कमेंट जरूर करिए। ABCD 4 में से एक ही लेटर तो लिखना है। हाँ जी, करेक्ट आंसर इज मिसेस स्मृति जुबीन ईरानी। शी इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ विमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। विमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की मंत्री कौन है अभी फॉर द टाइम बिंग? स्मृति जुबिन ईरानी। उन्होंने एक किताब लिखी लाल सलाम, ठीक है। लाल सलाम किताब लिखने का पर्पस क्या है? एक्चुअली 2010 में एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था इन दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। दांतेवाड़ा इज अ डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। वहां पर एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है जहां पर नक्सलाइट्स और सीआरपीएफ की कॉन्फ्लिक्ट के बीच 76 सीआरपीएफ पर्सनल की जान चली जाती है, ठीक है। इंस्पायर्ड बाय द अनफॉर्चुनेट किलिंग्स ऑफ 76 सीआरपीएफ पर्सनल in Dantewada in April 2021, Lal Salam seeks to humanize the daily conflicts and ethical dilemmas that confront people in the poorest and most troubled regions. तो वहां के जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उन पर इसका क्या असर पड़ रहा है, ठीक है, उससे ये इंस्पायर्ड एक किताब है। जैसे बॉलीवुड में मूवी भी बनी थी चक्रव्यूह, उसका भी कुछ इसी तरह का सीन था। वो उन्होंने भी दोनों साइड को कवर करने की कोशिश की थी कि जो गांव के लोग हैं उनकी क्या स्टोरी है, क्यों वो नक्सलिज्म को ज्वाइन करते हैं, और आपके जो सीआरपीएफ पर्सनल है उनका क्या व्यू है, ठीक है। तो दोनों साइड्स को कवर करने की कोशिश करी थी उस मूवी ने भी, ठीक है। तो इसी तरह से ये लाल सलाम की किताब है, ये भी दोनों साइड का आपका स्टोरी कवर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गई किताब की बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज टॉप द इंडियन पुलिस फाउंडेशन स्मार्ट इंडेक्स 2020? ऑब्वियसली बात है, पुलिस की रैंकिंग्स है, कुल मिला के कहने का मतलब है जितने भी इंडिया में स्टेट्स है सारे स्टेट्स के पास अपनी अपनी पुलिस है, तो उनको रैंक करना तो बनता ही है ना कि कहाँ की पुलिस बढ़िया है। तो उसी के रिलेटेड एक इंडेक्स बनाई गई है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन स्मार्ट इंडेक्स 2021। तो इसमें आपसे पूछ रहा है किस स्टेट ने टॉप किया है। कालिंग जी जा रहे हैं क्या आप, ये आ रहे हैं? अगर आते हैं तो गुड इवनिंग बोलते हैं, जब जाते हैं तब गुड नाइट बोलते हैं। अब क्या करें, अंग्रेजों का सिस्टम है, ऐसा ही है कुछ। बताइए। ऑलराइट, गुड इवनिंग तापोक। हाँ सर, मेजर पंजाब को कह रहे हैं? अभी जो इंसिडेंट हुआ पंजाब में उसके बाद भी आप पंजाब को कहेंगे? अभी जो प्रधानमंत्री का काफिला 15 से 20 मिनट रुका, जिसके लिए पंजाब पुलिस को रेस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है। चलिए करेक्ट आंसर पे आते हैं। करेक्ट, जहाँ कुछ का लॉजिक रहता है सर, जहाँ पे भी बढ़िया बढ़िया काम हो, टॉप करने की बात हो रही है तो साउथ का कोई लगा दो, आंध्र प्रदेश या केरला कोई होगा। हाँ जी, करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो जो आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स की जो रैंकिंग है उसको टॉप किसने किया? आंध्र प्रदेश ने। 29 अमंग 29 स्टेट्स, ठीक है, एंड यूटी सबको मिला दें तो सबसे नंबर 1 पे कहाँ की पुलिस है? आंध्र प्रदेश की पुलिस है, ठीक है। और ये रैंकिंग रिलीज किसने करी? ऑब्वियसली बात है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसने इसको रिलीज करा है, ठीक है। आंध्र प्रदेश ने फर्स्ट पोजीशन स्कोर करी है, तेलंगाना ने सेकंड पोजीशन स्कोर करी है, और थर्ड पोजीशन आपकी स्कोर करी है आसाम पुलिस ने, ठीक है। आसाम पुलिस ने कितनी पोजीशन स्कोर करी है? थर्ड पोजीशन। मतलब नॉर्थ ईस्ट में कौन टॉप पे है? आसाम पुलिस। उसके बाद हमारा यूपी महान 28th पोजीशन पे, और बिहार लास्ट पोजीशन पे, ठीक है, एज एक्सपेक्टेड। तो सब अब इसमें जानते हैं जो इंडिया पुलिस फाउंडेशन है ये है क्या, इसकी जो स्मार्ट पुलिसिंग सर्वे है 2021 ये है क्या?
देखिए अभी क्या हुआ था, रिसेंटली प्रधानमंत्री ने क्या करा, जितने भी स्टेट्स हैं, है ना, देखो होता क्या है, जो भी स्टेट की पुलिस होती है उनकी एक हायरार्की होती है। हायरार्की क्या होती है, जैसे सबसे नीचे आपका ग्राउंड से स्टार्ट करें तो कांस्टेबल होता है, फिर हेड कांस्टेबल बनता है, हेड कांस्टेबल के ऊपर आप जाएंगे तो एडिशनल सब इंस्पेक्टर होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर के ऊपर आप जाएंगे तो डीएसपी होता है, डीएसपी कहते हैं या फिर सर्किल ऑफिसर भी कहते हैं। फिर उसके बाद आपको पोस्ट मिलती है एडिशनल एसपी, फिर एडिशनल एसपी के ऊपर होता है डेप्यूटी एसपी, डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। फिर उसके ऊपर आप जाएंगे तो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके ऊपर सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके ऊपर होता है आपका इंस्पेक्टर जनरल, सॉरी उसके ऊपर होता है डीआईजी, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। फिर और ऊपर जाएंगे तो इंस्पेक्टर जनरल, फिर और ऊपर जाएंगे तो आपको मिलता है एडीजीपी, असिस्टेंट या कह दीजिए एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और इनके भी जो ऊपर होता है वो होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। यानी हर स्टेट में जो पुलिस का चीफ होता है उसे हम क्या कहते हैं, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। हर स्टेट में पुलिस का जो चीफ होता है वो क्या कहलाता है, डीजीपी कहलाता है। तो अभी प्रधानमंत्री ने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, ठीक है, 2019 से स्टार्ट हुआ है, तो 2014 से स्टार्ट हुआ है, तो 2014 में प्रधानमंत्री ने क्या करा, एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, जितने भी स्टेट है सबके डीजीपीज को इकट्ठा करा, ठीक है, और सारी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस को भी इकट्ठा करा, मतलब स्टेट्स के डीजीपीज भी हैं, जो सबसे हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर होता है किसी भी स्टेट का, ठीक है, किसी भी स्टेट का हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर, या कह लीजिए कि आईपीएस की जिंदगी में उसकी सबसे टॉप पोजीशन कौन सी होती है, डीजीपी की होती है, या फिर वो किसी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन का चीफ बन जाए, वो हाईएस्ट होगी, ठीक है, वो डीजीपी से भी ऊपर की पोस्ट है। तो डीजीपीज को बुलाया, और जो भी आपकी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हो गई, वही सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की बात कर रहा है, लाइक आपका सीआरपीएफ, ठीक है, सीआईएसएफ, और एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, और एक कौन सी बची, एक आपकी एक और कोई बच रही है, हम्म, कैसे स्किप हो गया, एक सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी हो गया, आईटीबीपी, हाँ बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। तो 5 सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस, इनके भी चीफ को क्या कहते हैं, डायरेक्टर जनरल कहते हैं, ठीक है। सीआरपीएफ का एक डायरेक्टर जनरल होगा, सीआईएसएफ का भी डायरेक्टर जनरल होगा, एसएसबी का भी आपका डायरेक्टर जनरल होगा, तो इनके भी अपने अपने क्या होते हैं, डायरेक्टर जनरल होते हैं। तो एक्चुअली एक कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में इसी बात को लेकर, कि जो इनके डायरेक्टर जनरल होते हैं वो कौन होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को लेके भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है क्या कहते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में, क्योंकि बाकी जो इनके जो ऑफिसर्स होते हैं वो सारा आपका सीएपीएफ का एग्जाम निकाल के आते हैं, तो वो अलग कैटेगरी के ऑफिसर्स हैं, और जो आईपीएस है वो यूपीएससी के एग्जाम से आता है, तो कभी कभी बनती नहीं है बीच में, ठीक है। तो उसका भी एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, तो अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई है आपकी, कॉन्फ्रेंस में तो मोदी जी ने कहा सारे स्टेट्स के डीजीपी इकट्ठा हो जाओ, ठीक है, प्लस साथ ही साथ जितने भी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं उनको इकट्ठा करो, और जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं अलग अलग स्टेट के उनको इकट्ठा करो। गुवाहाटी में इकट्ठा किया सबको, और उन्होंने कहा कि इंडियन पुलिस को सिस्टमैटिक चेंज करने की जरूरत है, ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, ठीक है। इट नीड्स टू बी स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल। मतलब स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, सेंसिटिव होना पड़ेगा, सेंसिटिव इन द सेंस ऐसा नहीं कि कोई गरीब है तो जबरदस्ती पीटा पीट लगे आप उसे, ठीक है, तो किसी सेंसिटिव पर्सन को टच नहीं करना है। मॉडर्न हो, मॉडर्न इक्विपमेंट से, मोबाइल हो, मतलब इजीली पहुंच पाए, जैसे एक कहावत है, एक पुलिस हमेशा लेट पहुंचती, तो वो नहीं होना चाहिए, मोबाइल होनी चाहिए पुलिस, अलर्ट होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, रिलायबल हो, मतलब ऐसा नहीं हो कि लोग डर रहे हो कि पुलिस को अगर मैंने क्राइम की जानकारी दी तो उल्टा हम फंस जाएंगे, ठीक है, तो ऐसा ना हो, पुलिस पे भरोसा कर सके। रेस्पॉन्सिव हो पुलिस, पता चला एफआईआर लिखाने के पुलिस एफआईआर ही नहीं लिखती, तो रेस्पॉन्सिव होना पड़ेगा। टेक्नो सेवी हो, पता चला एफआईआर लिखने दिखाने गए, वो बंदा लिखने को तो रेडी है लेकिन कंप्यूटर में उसे दर्ज करना ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो टेक्नो सेवी होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। तो इस तरह की जानकारी, अच्छी अच्छी बातें इस स्मार्ट पुलिसिंग सर्वे में बोली गई। अभी जिनका एसआई का इंटरव्यू है वो इस रैंकिंग को जरूर याद करके जाए, उसमें पूछ सकता है। तो टॉप किसने किया, आपका आंध्र प्रदेश की पुलिस में, ठीक है। इससे रिलेटेड फैक्ट्स इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। काफी बातें कर ली इससे हमने।
रिलेटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। The Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development for 2021 has been awarded to which of the following organizations? Akshay, Ardu, Agewell या प्रथम? The Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development for 2021, ये प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। हर साल जो जिसको भी ये प्राइज दिया जाता है, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, ठीक है, पीस प्राइज है ये, इंदिरा गांधी के नाम पे चलता है, इंदिरा गांधी का एक मेमोरियल ट्रस्ट है वो इसको चलाता है, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना है ये किसको मिलता है हर साल, बताइए भैया। गुरुजी ड्राइवर अलग से नहीं आते हैं, उन्हीं रैंकिंग्स में से ड्राइवर बनते हैं आपके पुलिस में। अब ऐसे आपको एस एच ओ अलग है, तो एस एच ओ में भी एक सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रैंक का पर्सन एस एच ओ बन जाता है, तो वो उन्हीं में से, इन्हीं रैंकिंग में से बनते हैं ये सब, एस एच ओ हो या ड्राइवर हो, ठीक है। The Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development for 2021 has been awarded to which of the following organizations? हाँ जी, करेक्ट आंसर इज प्रथम, करेक्ट आंसर इज प्रथम, ठीक है। देखिए प्रथम जो एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि इंडिया में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उससे रिलेटेड जो बड़े बड़े सर्वे हैं वो आपका इसी ऑर्गेनाइजेशन के मिलेंगे, ठीक है। तो प्रथम से रिलेटेड अभी मेरे पास लिस्ट नहीं है, वरना मैं आपको लिखा देता। प्रथम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप थोड़ा सा चाहें तो पढ़ सकते हैं। इन्होंने एजुकेशन के रिलेटेड काफी अच्छे अच्छे सर्वे किए, जैसे अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो प्रथम के कुछ सर्वेज पढ़ के चले आए, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात होगी तो इनके सर्वेज बहुत हेल्प करते हैं पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। तो एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में उन्होंने काफी काम किया है, तो फॉर दैट पर्पज इनको इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट दिया गया है फॉर 2021, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट कि वही इंदिरा गांधी की मेमोरी में चल रहा है, कौन चला रहा है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट चला रहा है, और 1986 से स्टार्ट हुआ है, 1984 में असैसिनेशन हुआ है इंदिरा गांधी जी का, उसके बाद 1986 से प्राइस चल रहा है। मॉनेटरी अवार्ड है 25 लाख का, ठीक है, इंडिविजुअल्स को भी मिल सकता है, ऑर्गेनाइजेशंस को भी मिल सकता है। ऑल दैट डिटेल रिक्वायर्ड इज हियर इन योर पीपीटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। When is World Fisheries Day observed every year across the globe? तो जो important dates होती हैं, ठीक है, important dates and days, उस टॉपिक का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो वर्ल्ड फिशरीज डेज किस दिन सेलिब्रेट होता है, ये पूछा आपसे। वर्ल्ड फिशरीज डे किस दिन सेलिब्रेट होता है, ये पूछा आपसे। बताइए। याहिको का आंसर आ रहा है नवंबर 21। टर्नन नमेटोर मोटर बसर, ये आप ही है क्या? थोड़ा टफ नाम लिख दिया आपने अपना। हाँ आपका भी आंसर सी आ रहा है, बाकी लोग बताइए। 21, 21, हाँ जी, करेक्ट आंसर इज नवंबर 21, ठीक है, करेक्ट आंसर इज नवंबर 21। तो वर्ल्ड फिशरीज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 नवंबर एवरी ईयर, ठीक है। जितनी भी फिशिंग कम्युनिटीज है अक्रॉस द वर्ल्ड वो इसको सेलिब्रेट करती है। देखिए पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि देखो जैसे इंडिया है, इंडिया के लिए तो ये दिन वैसे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे पास इतना लंबा है ना, कितना 7,000 कुछ किलोमीटर्स हमारे पास, 6,000 टू 7,000 किलोमीटर हमारे पास कोस्टल बाउंड्री है, ठीक है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप सबकी टोटल मिला दो, तो हमारे लिए फिशरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है हमारी इकोनॉमी, ठीक है। बट फिशरीज इकोनॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ इन्वायरमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मतलब ऐसा ना हो कि आप फिशिंग करते करते इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान पहुंचा दें,
तो जो भी काम करें वो सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल मतलब आप इकोनॉमी को भी फायदा दें बट इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं, ठीक है। तो ये जो आपका दिन है इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है, जितनी भी वर्ल्ड में फिशिंग कम्युनिटीज है वो इसको सेलिब्रेट करती हैं, ताकि वो हाईलाइट कर सकें कि हेल्थी ओशन इकोसिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। और इंश्योर कर सकें सस्टेनेबल स्टॉक्स ऑफ फिशरीज इन द वर्ल्ड, मतलब जो भी फिशरीज हो वो सस्टेनेबल तरीके से करी जा सके, ठीक है। तो 2021 इज द फिफ्थ वर्ल्ड फिशरीज डे, मतलब अभी अभी ये मनाना शुरू किया गया बाय 2015, ठीक है। तो वर्ल्ड फिशरीज डे, पहला वर्ल्ड फिशरी डे सेलिब्रेट हुआ था नवंबर 21 2015 में। तो 2015 से स्टार्ट करके अब ये हमारा कौन सा है, फिफ्थ है, ठीक है। तो इसी दिन ऑन द सेम डे, इसी दिन आपका जो इट वाज अ ग्रैंड ओपनिंग ऑफ द इंटरनेशनल फिशरमैन्स ऑर्गेनाइजेशन वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो नवंबर 21 2015 में ही जब हमने फर्स्ट वर्ल्ड फिशरी डे सेलिब्रेट किया था, तो हमने इंटरनेशनल फिशर्समैन ऑर्गेनाइजेशन की ग्रैंड ओपनिंग की थी, ठीक है। इट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ऑलराइट। हाँ जी, अभी थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया था। अभी क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी, इंटरनेट का इशू हो गया था। अभी अभी आप तक ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है? अभी तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? यस और नो? ऑल राइट, ठीक है जी। हाँ, तो हम कहाँ पर थे? वर्ल्ड फिशरीज डे पे थे। तो इंटरनेशनल फिशरमैन्स ऑर्गेनाइजेशन भी इसी दिन सेलिब्रेट हुआ था। अगर फिशरीज डे की हिस्ट्री की बात करें, तो सबसे पहले वर्ल्ड फिशरीज कंसोर्टियम स्टैब्लिश हुआ था 1997 के और दौरान, ठीक है। तो उसको फेमसली कहते थे WFF, वर्ल्ड फिशरीज फोरम। तो इस फोरम में जो अक्रॉस द वर्ल्ड जो भी फिशिंग कम्युनिटीज है वो आती थी, आपस में डिस्कशन करती थी। फिर इसके बाद में इसी को हमने चेंज करके क्या बना दिया, आपका एक अलग से वर्ल्ड फिशरी डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बाकी ज्यादा डिटेल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन क्या है डेट याद रखना, 21 नवंबर इसलिए सेलिब्रेट होता है फॉर द वर्ल्ड फिशरीज डे। क्या होता है कि अब अगर कोई भी चीज अगर आपको इतना पढ़ना है ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो आपके लिए ये पोर्शन पढ़ना आसान हो जाता है, क्योंकि कोई भी टॉपिक होता है तो उसका एक बेस होता है। हमें क्या लगता है, हमें सिर्फ ये एग्जाम में पूछा है तो इसी को पढ़ लो, नहीं, कभी कई बार इस पोर्शन को पढ़ने के लिए हमें इस पूरे पोर्शन को पढ़ना पड़ता है, एक बेस बनाना पड़ता है, तब हम उस टॉपिक को अच्छा कर पाते हैं, ठीक है। तो यही एक डिटेल्ड एनालिसिस का काम होता है, ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप कराई जा सके, ताकि आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन है वो सही निशाने पे लगे, है ना। सीधी सी बात है, अगर तीर सबको यहाँ लगाना है ना, बट प्रैक्टिस करते टाइम तो ये पूरा देखना पड़ता है, तब जाके तीर निशाने पे लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्च्ड द मदर ऑन कैंपस इनिशिएटिव टू इंप्रूव द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट? बताइए क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्च्ड द मदर ऑन कैंपस इनिशिएटिव टू इंप्रूव द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट? तापक जी, यूट्यूब में थोड़ा सा इशू हो गया था, लाइव नहीं जा पा रहे थे, इसीलिए अभी फेसबुक पे हम आ गए हैं। बाकी फेसबुक पे भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो हम उसमें चलता रहेगा, कभी फेसबुक कभी यूट्यूब, दोनों हम मिक्स करके चलेंगे ताकि हमारी सारी ऑडियंस खुश रहें।
ठीक है। बाकी ये यूट्यूब पे भी तो लेक्चर अपलोड हो ही जाएगा, इसका जो आपका रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। फाइनल जो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी वो यूट्यूब पे हमेशा मिलेगी। जब भी आपको इसका रिकॉर्डिंग देखना हो यूट्यूब पे आराम से आप देख सकते हैं, पूरी प्रॉपर जनवरी से लेकर अभी तक की सारी प्लेलिस्ट बन चुकी है। ठीक है, तो जनवरी से लेकर हम अभी कौन सा, ये नवंबर का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, तो ये 63rd लेक्चर है आपका। ठीक है, तो नवंबर देन दिसंबर तो कह सकते हैं पूरा 2021 का अपना करंट अफेयर्स हो जाएगा। हाँ जी, करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज त्रिपुरा। करेक्ट आंसर इज त्रिपुरा। त्रिपुरा का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, मदर ऑन कैंपस इनिशिएटिव। कई बार क्या होता है, जैसे बच्चे हॉस्टल्स में आते हैं, ठीक है, तो एक सिक्योरिटी का भी इशू रहता है कि उनका बच्चा कितना सेफ है हॉस्टल में। प्लस एक छोटी उम्र में जब बच्चा पेरेंट से या मदर से अपनी अलग होता है तो उसकी परवरिश पे भी थोड़ा इम्पैक्ट होता है। तो बच्चे की सेफ्टी के लिए और बच्चे के ओवरऑल, ताकि एकेडमिक परफॉर्मेंस और बेनिफिट करे, ठीक है, हॉस्टल्स में आके कई बार ऐसा एक कहा भी जाता है कि बोर्डिंग स्कूल में अगर बच्चा गया तो समझो बर्बाद है, ठीक है, ऐसी कहावत भी है। तो बोर्डिंग स्कूल में बच्चा जाके बर्बाद क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर उस पर कोई अपना नहीं है जो उस पर नजर रख पाए, सब दोस्त वगैरह हैं, वो इतना नहीं ध्यान देंगे कि उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव। ठीक है, तो इसीलिए त्रिपुरा ने डिसाइड किया कि जो भी बोर्डिंग स्कूल्स हैं या फिर जो भी हॉस्टल्स हैं उसमें बच्चों के साथ उनकी मदर्स ऑफ चिल्ड्रन वहां पर स्टे कर सकें। ठीक है, तो एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट देने के लिए, उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस की इम्प्रूवमेंट के लिए मदर ऑन कैंपस इनिशिएटिव स्टार्ट करा है त्रिपुरा की सरकार ने। ठीक है, त्रिपुरा की कैपिटल याद रखनी है अगरतला, मेरे ख्याल से कोई बड़ी चीज नहीं है, याद होगी। ठीक है, ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, recently who among the following has captured his second ATP finals title in the final in Turin? ATP फाइनल्स टाइटल, ठीक है, एटीपी फाइनल्स टाइटल, टाइटल का नाम याद रखेंगे, एटीपी फाइनल्स टाइटल किसने कैप्चर करा है इन द फाइनल इन ट्यूरिन? बताइए, क्वेश्चन नंबर 92। ट्यूरिन कहाँ की सिटी है? तो ट्यूरिन याद रखना इटली की सिटी है। ठीक है, कहाँ पर है ट्यूरिन? इटली में मिलेगी। Who among the following has captured his second ATP finals title in the Turin? Correct answer is Alexander Zverev। ठीक है, ए आंसर, Alexander Zverev, it is the correct answer। तो he captured his second ATP finals title after defeating Russian Daniil Medvedev, ठीक है, इन द फाइनल इन ट्यूरिन। तो डैनियल मेवदेव को तो उन्होंने हराया था। ठीक है, तो टोक्यो के ओलंपिक सिंगल्स के गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। ठीक है, जेवरेव, तो इनका नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, Who among the following has clinched the Indonesia Masters बैडमिंटन टूर्नामेंट मेन सिंगल्स टाइटल? ठीक है, इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट मेन सिंगल्स टाइटल। तो स्पोर्ट्स का ये लगातार दूसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अभी हमने फ्रांस वाला भी कर चुके हैं,
तो आपको बताना है इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट्स मेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन, देखिए स्पोर्ट्स में खास बात ये होती है इसमें कोई डिटेल में नहीं पूछते वो लोग, ठीक है। डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लेता है, ये टाइटल किसने जीता, ये टाइटल किसने जीता। तो स्पोर्ट्स में जो आपके सवाल देखने को मिलेंगे वो डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बस नाम याद रखना और कुछ नहीं। तो इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट मेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता। और याद रखने का तरीका ये है, स्पोर्ट्स का एक अलग से सेक्शन बना लीजिए, जितने टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, जैसे ये इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट है, इसमें कौन सा इवेंट है, मैन सिंगल टाइटल, तो इसमें एक हेडिंग बना लेंगे मैन सिंगल टाइटल, ये किसने जीता इसका नाम लिख लेंगे। हाँ जी, तो बाकी लोग बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। केंतो बता रहे हैं, केंतो और विक्टर का नाम आ रहा है। हाँ जी, करेक्ट आंसर इज केंतो, केंतो मोमोता, ठीक है। वर्ड नंबर 1, जापान केंतो मोमोता कहाँ के हैं, केंतो मोमोता कहाँ के हैं, जापान के हैं। उन्होंने जीता आपका इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट मेंस सिंगल्स टाइटल, ठीक है। कौन सा जीता, मेंस सिंगल्स टाइटल। और विमेन्स सिंगल्स फाइनल में कौन गया है, अच्छा वो तो हार गई थी। विमेन्स डबल्स में जापान की मासुयामा नामी और शिदा शिहारू, ठीक है। और मेंस डबल्स की बात करें, मेंस सिंगल में तो हो गए मेंतो को मोमोता, और डबल्स की अगर हम बात करें तो जापान के ही हैं होकी ताकुरो और कोबायाशी युगो, ठीक है। होकी ताकुरो और कोबायाशी युगो, दो चार बार नाम बोलेंगे तो अपने आप थोड़ा सा याद होने लगेंगे। इसका तरीका यही है, एक लिस्ट बना लें और इनको बार बार रिवाइज करें, और कोई तरीका नहीं है इसका। अब इसमें आप क्या ट्रिक बनाओगे, ठीक है। तो बस एक रिवीजन ही इसमें एक ऐसी चीज है जो आपको ये नाम याद करा सकता है, ठीक है। तो पहले एटलीस्ट मेंस सिंगल टाइटल की विनर याद कर लीजिए, केंतो था। चलिए कोई नहीं, जब तक ये करंट अफेयर्स चलेगा नवंबर वाला तब तक हम इसको रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। इन क्रिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव वॉन द स्टेट्स have won the सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी by defeating कर्नाटका। कर्नाटका को हरा के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है, ट्रॉफी का नाम क्या है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो किस स्टेट ने जीती है, ये क्वेश्चन है आपका। करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु, करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। क्रिकेट में तमिलनाडु हैज लिफ्टेड द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी डिफीटिंग कर्नाटका आफ्टर चेजिंग 150। कितना चेज किया डजेंट मैटर, किसने ट्रॉफी किसने लिफ्ट की, तमिलनाडु ने लिफ्ट करी। कहाँ पर हुआ था, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में हुआ था ये मैच, ठीक है। पहले इस स्टेडियम का नाम था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, बाद में भी रिसेंटली में इसको नाम चेंज करके कर दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम। बट पवेलियन का नाम चेंज नहीं हुआ, ठीक है। स्टेडियम अलग चीज है, अंदर का जो पवेलियन है वो अलग चीज है। पवेलियन का नाम अभी भी फिरोज शाह कोटला के नाम पे, ठीक है। फिर तीसरी बात, तमिलनाडु ने ये ट्रॉफी जीती है। चलिए नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस एक ऐसे ही जनरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, इंडियाज फर्स्ट लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट, इसको शॉर्ट में कहते हैं लीगो। एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट चल रहा है ग्रेविटेशनल वेव्स की स्टडी के लिए, ठीक है। ग्रेविटेशनल वेव्स की स्टडी के लिए एक टॉपिक एक प्रोजेक्ट चल रहा है, लीगो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट। तो लीगो प्रोजेक्ट आपका चल रहा है। तो इंडिया में भी इसके रिगार्डिंग एक लेबोरेटरी बनने जा रही है। तो वो पूछ रहा है किस स्टेट में बनने जा रही है वो लेबोरेटरी। तो ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करना है, उसके लिए एक लेबोरेटरी इंडिया में बननी चाहिए। ग्रेविटेशनल वेव्स की स्टडी के लिए एक प्रोजेक्ट है दुनिया भर में, लीगो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट। तो वो प्रोजेक्ट के लिए एक लेबोरेटरी इंडिया में बनने जा रही है, तो किस स्टेट में बनने जा रही है ये क्वेश्चन है। अगस्त में भी ये न्यूज आई थी, जगह देखी जा रही है उसके लिए। हाँ भैया, तो करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र, ठीक है। हिंगोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पर आपका जो लीगो इंडिया है
इट विल ब्रिंग वाइड अपॉर्चुनिटीज इन कटिंग एज टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज। अब देखो ग्रेविटेशनल वेव्स की स्टडी जब इंडिया में होगी तो ऑब्जर्वेटरी डेवलप होगी, तो ऑब्जर्वेटरी के रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी भी इंडिया में आएगी, तो इंडिया में टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन होगा। और टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी भली बनाई किसी चीज के लिए जाए, बट उसके और भी अदर फ्रूटफुल यूजेस हो जाते हैं जो अदर इंडस्ट्रीज में काम आ जाते हैं, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है जहां पर इंडिया में अपॉर्चुनिटीज में बढ़ोतरी होगी। दुनिया भर में ये तीसरी ऐसी लेबोरेटरी होगी। अभी तक दो लेबोरेटरी बन चुकी हैं। एक लेबोरेटरी आपकी हैनफोर्ड में है और दूसरी ल्यूसियाना में, ठीक है। हैनफोर्ड वॉशिंगटन और लिविंगस्टन ल्यूसियाना, ठीक है। ल्यूसियाना वॉशिंगटन में अभी एग्जिस्टिंग दो लेबोरेटरीज है और दोनों कहाँ पर हैं, दोनों यूएस में। और यूएस के बाद तीसरी ऐसी लेबोरेटरी है, या कह लीजिए यूएस के बाद पहली ऐसी लेबोरेटरी है जो यूएस के बाहर बन रही है, ठीक है। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। लीगो, लीगो याद रखना है, इंडिया में महाराष्ट्र में बन रही है लेबोरेटरी, थर्ड सच लेबोरेटरी इन द वर्ल्ड। इससे पहले दो लेबोरेटरी यूएस में कौन सी बन चुकी है, वॉशिंगटन और ल्यूसियाना में, ठीक है। लीगो इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना आप, इस प्रोजेक्ट को, इससे रिलेटेड जानकारी इंपॉर्टेंट है। अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हमने डिस्कस किए इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो चलिए ये आपके आज 95 तक हमने क्वेश्चन कर लिए, बाकी अगले क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बस इसी तरह से आप लोगों को देखो रिवीजन अपना मेंटेन करके चलना है, ठीक है। रिवीजन में देखो तरीका कुछ इसी तरह से आपको रखना है कि मान के चलो जैसे आज कोई टॉपिक आपने पढ़ा, ठीक है, आज आपको उसको 1 आवर टाइम लग गया, अगले 24 घंटे में उसको फिर रिवाइज करो, तो अगली बार आप जब रिवाइज करो उस टॉपिक को रिवाइज करने में आपको जो टाइम लगना चाहिए 30 मिनट्स लगना चाहिए। फिर अगली बार अब उसको रिवाइज करो आप मान लो 7 डेज में, ठीक है, 7 डेज में रिवाइज करो, तो जब अगली बार आप रिवाइज करो तो आपको टाइम लगना चाहिए 15 मिनट्स। अगर आपको ऐसा लग रहा है 7 दिन भी मैं याद नहीं रख पा रहा हूँ या रख पा रही हूँ, तो आप टाइम थोड़ा सा और ब्रेक कर लीजिए, 3 to 4 डेज में रिवीजन करें, ठीक है। फिर उसके बाद 7 डेज के बाद जब आप अगला रिवीजन करेंगे तो 15 डेज में करेंगे अगला रिवीजन, तब आपको टाइम लिखना चाहिए कुछ ऐसी मान लीजिए 7.5 मिनट्स, ठीक है। फिर इसका अगला रिवीजन आपको करना है 30 डेज बाद। 30 डेज बाद जब आप इसको रिवाइज करें, यानी एक टॉपिक जो आपने किसी दिन पढ़ा, फिर 1 महीने बाद जब आप उसे रिवाइज करेंगे तो आपको 7.5 मिनट इधर लेके, तो करीब ऐसी 3 to 4 या 5 मिनट्स आपको इस टॉपिक के रिवीजन में लगने चाहिए। इसको कहते हैं रिवीजन, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रिवीजन करना है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि सारा टाइम रिवीजन में ही देना है, रिवीजन भी विद इन अ लिमिटेड टाइम, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप दिन भर एक ही 4 दिन से एक ही चीज रिवाइज कर रहे हैं, कुछ नया नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये टाइम जो मैं आपका कह रहा हूँ रिवीजन रिड्यूस इसलिए करना है क्योंकि और भी टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे, उस और टॉपिक्स का भी रिवीजन आपको इंक्लूड करना होगा। तो रिवीजन आपका ये 5 मिनट, ये 15 मिनट, 30 मिनट्स, 1 घंटा, ये तभी हो पाएगा जब आपने टॉपिक को एफिशिएंटली और अच्छे से पढ़ा, ठीक है। तो सारे टॉपिक को ऐसे नहीं मन मन में मजे से पढ़ गए, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ने के बाद इस तरह से टैकल करेंगे कि जितना भी टाइम आपने पढ़ा है उससे कम टाइम आपको आधे टाइम में रिवीजन करके देना है हर बार, ठीक है। देखो कितना भी आप पढ़ लो डजंट मैटर, अगर चीजें रिवाइज नहीं है तो एग्जाम में कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली उनको इससे मतलब नहीं आपने क्या पढ़ा, उनको इससे मतलब है आप कितना अटेम्प्ट करके आ रहे हो, ठीक है। तो आप जो अटेम्प्ट कर रहे हो वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिए, रिवीजन अपना मेंटेन करिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, एग्जाम निकला नहीं निकला डजंट मैटर, आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार रहनी चाहिए टिल योर गोल इज नॉट अचीव, ठीक है। तो उसको बरकरार रखिए। तो चलिए इसी के साथ अलविदा लेते हैं, फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।